बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सियार शमसी। और आज हम साबिक़ वज़ीर आज़म, मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी के सिलसिले में दूसरा प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं। पहले प्रोग्राम में हमने सरदार सलीम साबिक़ सेनेटर हैं जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बहुत करीबी साथी थे, उनसे गुफ्तगू की। वो प्रोग्राम आप देख चुके हैं और उस पर आपके जो आरा और जिस रिस्पांस आपने दिया है, मैं उस पर आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। और आज हमने दूसरे प्रोग्राम के लिए ज़हमत दी है, बड़ी दरख्वास्त, और बहुत हम शुक्रगुजार हैं साबिक़ वज़ीर कानून, साबिक़ वज़ीर दाखिला और जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो पंजाब हुकूमत थी उसमें वो वज़ीर इत्तलात थे और उस वक्त वो नौजवान वज़ीर इत्तलात थे जनाब एतजाज़ अहसन साहब, और जिन्होंने बाद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ भी एक तवील जद्दोजहद की मुल्क में बहाली जमहूरियत और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। आज ज़ाहिर है कि भुट्टो साहब की 42वीं बरसी है और उनसे बेहतर उनकी शख्सियत के हवाले से या जो एक मुख्तसर वक्त में बात हो सकती है, बैरिस्टर एतजाज़ अहसन से बेहतर कोई बात नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया एतजाज़ अहसन साहब, आपने हमें वक्त दिया। और मैं सिर्फ सीधा साहब से, क्योंकि ये एक अप्रैल जा रहा है, 3-4 अप्रैल गुजरी है और ये ज़ाहिर है कि एक ऐसा महीना है और ऐसी यादें हैं जो हर जमहूरियत पसंद को तड़पाती हैं। आपने भुट्टो साहब के साथ काम किया है, क्या कहेंगे? आज 3-4 अप्रैल की एक स्याह रात गुजरी है, आपकी यादें क्या कहती हैं? या इस रात के हवाले से या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस तरह फांसी दी गई, क्या कहेंगे? जी एतजाज़ अहसन साहब। साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फांसी यकीनन शहादत का दर्जा रखती है, क्योंकि शहादत के जितने तकाज़े हैं वो उनको पूरा करती हैं। इनमें मैं समझता हूँ जो ज़रूरी है वो ये है कि आदमी हक़ के रास्ते पे चल रहा हो, आदमी बेगुनाह हो, आदमी को के ज़मीर पे कोई इस किस्म का बोझ ना हो कि उसने कोई ऐसा जुर्म किया है जिसकी सज़ा उसको फांसी हो सकती है। अदालत उसकी ने जो फ़ैसला दिया उसके ख़िलाफ़ वो हर तौर गलत और जुल्म और जबर पर मबनी हो और मुतअस्सिब जज साहिबान हो। और तीसरी ये कि अब मौत उसको सामने नज़र आती हो, उसके पास रास्ता तब्दील करने का एक मौका भी हो और उसके बावजूद वो रास्ता तब्दील न करे हो। बड़े बड़े ज़ामिन उसको जेल से ले जाने को तैयार हों, सऊदी अरब के बादशाह यासर अराफात, मुअम्मर गद्दाफ़ी, हाफिज़ुल असद, मलका बरतानिया, हर कोई उसकी ज़मानत देने को तैयार है। चौधरी एतजाज़ साहब, आपने बड़ी दुरुस्त बात की कि जिस हालात में और जिस तरह वो मुकदमा चला, जिस तरह एक अदालत में, और आपने मुतअस्सिब जजेस का जिक्र किया, यकीनन ये जिस हालात साबित करते हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इस ऐसे वक्त में कि जबकि वो एक बहुत पॉपुलर लीडर थे अवाम में भी और पूरी दुनिया में भी, क्या वो अपनी ज़िंदगी नहीं बचा सकते थे? जी एतजाज़ साहब। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो यकीनन अपनी जान बचा सकते थे। आपने देखा बाद के वज़ीर आज़म जिनकी उनकी तरह कोई स्टैंडिंग भी नहीं थी, क्योंकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आलम इस्लाम और बैनुल अक़वामी स्टेज पे एक बहुत बड़ा किरदार था और मुसलमानों में तो उसको बहुत पजीराई मिलती थी। आखिरकार वो इस्लामी कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन था और उस वक्त जब उसको फांसी हुई, वो द चेयरमैन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, और बहुत सारे मुसलमान ममालिक और उनके हुक्मरान उसके शहदाई थे। तो उसके पास
اگر نواز شریف جیسے وزیر اعظم کو عرب مل کے اور قید، اگر پھانسی بھی نہیں، عام قید کی سزا سے اٹھا کے لے جا کے اور سرور پیلس میں بٹھا سکتے ہیں، جدے کے سرور پیلس میں، اور تو ذوالفقار علی بھٹو کو تو لوگ مسلمان سونے میں تولنے کے لیے تیار تھے۔ اعتزاز صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا اپنے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے کہ آج جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دنیا سے گئے 42 برس ہو چکے ہیں، آپ ان کے نظریے کے بارے میں یا ان کی سیاست کے حوالے سے کیا کہیں گے، اور آج اس نظریے کی کتنی ضرورت ہے؟ جی اعتزاز صاحب۔ بھٹو کا سیاسی نظریہ میرے خیال میں ایک جملے میں اس نے اس کو بیان کر دیا۔ بہت سی تحریریں ہیں اس کی، بہت سی تقریریں ہیں اس کی کتاب ہے "If I am assassinated", اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو اس کی کتاب ہے "دی گریٹ ٹریجڈی", جو اس نے اس سے پہلے لکھی تھی، وزیر اعظم بننے سے پہلے لکھی تھی، "دی گریٹ ٹریجڈی"۔ اس کی 20 تقریریں ہیں، اور بہت سارے آرٹیکلز، مضامین اس کے لکھے ہوئے ہیں۔ جو چیز اس کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک جملہ ان سب تحریروں میں اس کے فلسفے کو بیان کرتا ہے، اور اس کی جو سوچ ہے، اس کی روح کو بیان کرتا ہے، وہ اس خط میں ہے جو اس نے کال کوٹھڑی میں قید کے دوران بی بی شہید بے نظیر بھٹو کو، اپنی بیٹی کو جو خط لکھا تھا، اور وہ "مائی ڈیئرسٹ ڈاٹر", میری پیاری بیٹی، اس کو عنوان سے وہ چھپا۔ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، آپ نے تو بہت ایسی ظاہر ہے کہ جو ان کی شخصیت ہے اس حوالے سے آپ کی یادیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور آپ نے ایک صوبائی وزیر کی حیثیت سے، اور خاص طور پر ایک وزیر اطلاعات کا قلمدان تھا اس وقت آپ کے پاس، آپ کے کیا یادیں ہیں اگر چلتے چلتے ہمیں مختصراً بتا سکیں؟ یوں تو بھٹو صاحب کے ساتھ گزرا ہوا وقت زیادہ نہیں تھا، پر جتنا بھی گزرا اس میں اس کی مجھے بہت سی یادیں ہیں، بہت سے واقعات یاد میں آتے ہیں۔ میں ان کی حکومت میں پنجاب صوبے میں صوبائی وزیر تھا، اطلاعات کا، منصوبہ بندی کا، اور کلچر اور ٹورزم کا، یعنی اطلاعات کا، انفارمیشن، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اینڈ کلچر اینڈ ٹورزم۔ اب ان 5 وزارتوں میں سے کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کسی میٹنگ میں بھٹو صاحب کی طرف سے حکم نامہ آتا تھا ان کے پاس جانے کا، ان سے ملنے کا، ان سے میٹنگ کرنے کا، کوئی خاص کیس یا کسی فائلز کے متعلق جب وہ چاہتے تھے، اور اس لحاظ سے 20 مرتبہ ان سے ملاقاتیں ہوئی، اور انہوں نے میرا کام الحمدللہ بڑا اپریشیٹ کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یہ تھرلی کام کر کے، محنت کر کے آتا ہے یہ دس ینگ مین، اور لوگوں کو بتایا بھی کرتے تھے۔ بہت شکریہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ایک ملک کی ایک بہت اہم سیاسی شخصیت، ایک عالمی لیڈر کے حوالے سے آپ نے مختصر وقت میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ اس پہ ہم آپ سے درخواست کریں گے، کیونکہ آپ لاہور میں ہیں، ایک تفصیلی نشست ہوگی آپ سے روبرو بیٹھ کر، تاکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی زندگی کے اور ان کی جدوجہد کے مزید گوشے دنیا کے سامنے آ سکے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو بھی سن لی، اور اس پر بہت کچھ اس بار لکھا گیا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان کو
जिन बहरानों का सामना है उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे कदावर लीडर की ज़रूरत थी, जो मुल्क को आगे ले जाता और जिसके सामने सिर्फ़ और सिर्फ अवाम का मफाद था। वो अपनी अवाम से मोहब्बत करते थे और ख़ास तौर पर उन लोगों से जो पिसे हुए तबकात से जिनका ताल्लुक़ था। चंद दिन पहले एक इंटरव्यू मैंने सुना मोहतरमा सनम भुट्टो साहिबा का नया दौर के चैनल पे, कि उन्होंने इतनी बड़ी खूबसूरत बात की कि जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो उनकी पार्टी में आम लोग थे, रेडी बान थे, टैक्सी ड्राइवर थे, रक्षा ड्राइवर थे। तो उस वक्त के गवर्नर मूसा ने कहा कि ये कैसी पार्टी है जिसमें ये छोटे छोटे गरीब लोग हैं, और भुट्टो ने कहा था यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान के मालिक भी हैं, पाकिस्तान के वारिस भी हैं। आज ज़रूरत है कि उन लोगों को आगे लाया जाए, उनकी बात की जाए, सिर्फ उनके नाम पर सियासत ना की जाए, उनके दुखों का मुदावा भी किया जाए। और आज के सियासतदानों पर, चाहे वो हुकूमत में है चाहे अपोजिशन में है, उन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि ये मुल्क जिनके लिए बना था, उन जिन्होंने ख्वाब देखे थे, उनके ख्वाबों की ताबीर की जाए, उनको इंसाफ दिया जाए, रोज़गार दिया जाए, ताकि वो भी ज़िंदा रहना का जो हक़ है वो एक आसूदगी के साथ बावकार अंदाज में ज़िंदा रह सके। नाज़रीन, आज इतना ही। भुट्टो साहब आज नहीं है, लेकिन बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गोल प्यार गोल। बहुत शुक्रिया तेरा बरक। जनाब सीआर शमसी साहब की मुहब्बत, उन्होंने प्यार और उन्होंने मुहब्बत के तुफैल इस गाने का मौका मिलिया। रास्ता टीवी के सजना की नज़र, नसीर रंजन भट्टी जी का नौहा बैंड। मेरी रावल जंज चढ़ी, मैं भुट्टो सागर सिंध दा, मेरी रावल जंज चढ़ी। मैं टुरया सूली चुम के, टुरया सूली चुम के, मैनू एहो रीत बड़ी। मैं पीवा पर चूलियां, मेरी जहर तेरियां लड़ी। चोले लथे इंसाफ दे, चोले लथे इंसाफ दे, खलकत हैरान खड़ी। मैं एक पीड़ी दा सूरमा, मैं एक पीड़ी दा सूरमा, ते अठां दा सरदार। मैं उड़ समानी चलिया, ते मेरा नाम डार। मेरी इश्क दे नाल शनाई, इश्क दे नाल शनाई, मेरी नाबरी नाल उमंग। मेरी चोरा नाल चतराई, मेरी नाल कसाई।